Hi, Financial Accounting Class 11, Chapter 2 Basic Accounting Term, last part. So, in the previous part, we have covered till the net profit, gain, loss, etc. So, now we are starting with the purchase. So, first of all, the purchase. The purchase term is used for an account to record purchase of goods or raw material for resale or for producing products which are also to be sold. The term purchase includes both cash and credit purchase. मीन्स परचेज क्या होगा? परचेज वो चीज़ होगी जो भी कोई रॉ मटेरियल या फिर गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, ले रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ reproducing something from that particular raw material or the item we are buying for the purpose of reselling that. रॉ मटेरियल परचेज़ करा, कुछ भी गुड्स परचेज़ करा जिसका यूज़ करके हम उसमें या फिर कुछ चेंजेस लाके कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसको फर्दर सेल कर सकें, तो ये होता है हमारा परचेज़. और इस परचेज़ जो है कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है. कैश में सिंपली हम पेमेंट कर रहे हैं ऑन द स्पॉट, और क्रेडिट हो गया कि हम फ्यूचर में पे करने का प्रॉमिस कर रहे हैं. सो ये हो गया परचेज़. अगर परचेज़ रिटर्न की बात करें तो इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, और गुड्स मे बी रिटर्न टू द सेलर for and reasonable, forgot this word, for reasons say they are defective. like हमने कुछ परचेज करा और अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं अपने सेलर को, या तो हमने जो भी कुछ रॉ मटेरियल या कोई भी आइटम परचेज करा था, कोई भी गुड्स परचेज करी थी, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है या फिर कोई और रीज़न है, तो उसकी वजह से जब हम परचेज करा हुआ आइटम अपने सेलर को रिटर्न कर देते हैं तो वो होता है हमारा परचेज रिटर्न. और रिटर्न आउटवर्ड इसलिए है क्योंकि जो हमारे आइटम हैं वो बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, इसलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड बोला गया है. बिजनेस के अंदर नहीं आ रहे, बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमने जब रॉ मटेरियल किसी से बाय किया होगा अपने बिजनेस के लिए या फिर कुछ आइटम बाय किए होंगे बिजनेस के लिए, तो वो हमने आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ बिजनेस करे होंगे, इसीलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड बोला गया है. और सेल होती है, सेल, द टर्म सेल इज एसोसिएटेड with or used for sale of goods. The goods may be purchased or manufactured for the purpose of sale by the enterprise. Means sale वो होती है जो कि हमने गुड्स प्रिपेयर की है, मैन्युफैक्चर की है, या फिर हमने डायरेक्टली किसी से परचेज करी है गुड, अब हम उसको किसी थर्ड पार्टी को सेल कर रहे हैं, तो वो कहलाती है हमारा सेल. I hope you guys are aware with these terms purchase and sale, because these are the terms we used in our daily life. So sale can be in the credit form or cash form. Credit form we are promising to pay in future, and in the cash we are promising on the spot payment, like we are doing on the spot payment in cash. So सेल रिटर्न क्या होगी? सेल रिटर्न वही होगी जैसे कि हमने कुछ किसी पर्सन को हमने कुछ सेल करा और उसने हमें रिटर्न कर दिया, उसने हमें रिटर्न किया है, तो हमारे पास आ रही है वो चीज़, मतलब बिजनेस के अंदर आ रही है, तो इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड. आई होप यू गाइज विल नॉट हैव कन्फ्यूजन इन दीज टू टर्म्स, रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड नाउ, बिकॉज द टर्म आउटवर्ड सजेस्ट द समथिंग इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, and inward suggest the something which is coming in the business. So while you're studying accounting, just your focus should be towards the, like a businessman, you are doing a business and you are the owner. If you do such things, you will be able to understand accounting more easily. So next is revenue from operations. So revenue from operation क्या होते हैं? revenue earned by the enterprise from its operating activities. means business में जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि अब हमारा, लेट्स सपोज करो कि हम किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. लेट्स सपोज करो कि हमारा जो है नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, तो जो हम नोटबुक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको रॉ मटेरियल से परचेज करने से लेकर उनको उनके बायर्स तक पहुंचाने के तक जो भी हमने ये सब स्टेप करे हैं, ये सब क्या है? ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि हमने इन पर ऑपरेशंस किए हैं ताकि हम एट दी एंड इनकम जनरेट कर सकें. सो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेसिकली वही होता है जिसमें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं
ताकि हम रेवेन्यू अर्न कर सके। और हर एक बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अलग हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि सभी लोग एक ही चीज़ के अंदर डील कर रहे हो, सब लोग अलग अलग तरीके के बिजनेस करते हैं। So the term is defined in Schedule 3 of the Companies Act 2013. You can remember this point for exam perspective or to have a good impression on the examiner. A format in which balance sheet and a statement of profit and loss is prepared. So इसके जो ये दे रखा है हमें थर्ड शेड्यूल के अंदर कंपनीज एक्ट में, तो इसके बेसिस पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। ये चीज़ें आपको अभी समझ नहीं आएंगी, आगे आएंगी। सो नेक्स्ट इज गुड्स। सो द गुड्स क्या होती हैं? गुड्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सामान है। द फिजिकल आइटम ऑफ अ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। लाइक जो भी हमने कुछ परचेज करा ना, फिजिकल आइटम से मतलब है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो जो भी हमने परचेज करा है सेल करने के पर्पज से, वो हमारा गुड्स होगा। और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक अ टेंजिबल स्टॉक और इन्वेंटरी अ टेंजिबल असेट held by an enterprise for the purpose of sale in the ordinary course of business or for the purpose of using it in the production of goods meant for sale। मीन्स स्टॉक और इन्वेंटरी क्या है? हमारी एक काइंड ऑफ टेंजिबल असेट है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और ये क्या होती है? ये एक एंटरप्राइज के द्वारा होल्ड की जाती हैं। उसका पर्पस होता है होल्ड करने का, ताकि हम उनसे फ्यूचर में उनका यूज़ करके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सके और गुड्स प्रिपेयर कर सके सेल करने के पर्पस से। तो वो होती है हमारी स्टॉक। और स्टॉक टू टाइप्स के हो सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक होगा जो आपके फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में है, या फिर किसी भी अकाउंटिंग पीरियड की स्टार्टिंग में जो आपके पास स्टॉक होगा वो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, क्योंकि आप नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करने जा रहे हो इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मीन्स फाइनेंशियल या अकाउंटिंग पीरियड के एंड के पास जो आपके पास सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और बिजनेस एक्टिविटीज़ करने के बाद जो आपके पास एंड में क्लोजिंग स्टॉक बच गया, एंड में जो स्टॉक बच गया वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। आई होप थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू यू गाइज। सो यहाँ पे हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अगर बात करें इन्वेंटरी की, इन्वेंटरी ऑफ गुड्स, लाइक स्टॉक कैसे कैसा हो सकता है, किस किस टाइप का? तो इन्वेंटरी ऑफ गुड्स हो सकता है। गुड्स इन द सेंस कि प्रिपेयर गुड्स है, अब उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, वो डायरेक्टली हम सेल कर देंगे अपने बायर को। जो भी पर्सन उसको बाय करना चाहता है उसको हम सेल कर देंगे डायरेक्टली, उसमें कुछ और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स ऐड नहीं होनी और ना ही उसमें कुछ चेंजेस आएगा। लेकिन रॉ मटेरियल, इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब है कि हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है जिसमें हमें अभी चेंजेस करने हैं और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है। और वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब है कि उसमें कुछ परसेंटेज जो है वर्क हो चुका है, लेकिन कुछ परसेंटेज जो वर्क है वो अभी बैलेंस है, तो वो हम आगे करेंगे फ्यूचर में। सो स्टॉक बेसिकली क्या होगा? किसी भी गुड्स या रॉ मटेरियल को हमने परचेज करा है, या तो कुछ मैन्युफैक्चर करने के पर्पज से या उसको सेल करने के पर्पज से। और उसमें भी स्टॉक टू टाइप का होगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होगा जो हमारे पास फाइनेंशियल या अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में है, क्लोजिंग स्टॉक होगा जो फाइनेंशियल या अकाउंटिंग पीरियड के एंड में है। और फिर आएगी हमारी स्टॉक भी तीन टाइप के होंगे फर्दर। इन्वेंटरी ऑफ गुड्स स्टॉक जो कि बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, रेडी टू सेल है। और इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल में आएंगी वो चीज़ें जिनमें हमें अभी मैन्युफैक्चर करना है, बिकॉज ये अभी जस्ट हमने बाय की है टू मैन्युफैक्चर फर्दर। और वर्क इन प्रोग्रेस में होगा, हमने कुछ परसेंटेज जो है वर्क कर चुके हैं उन प्रोडक्ट्स के अंदर और रॉ मटेरियल में, और कुछ हमें अभी करना बाकी है। और नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया पूरा स्टॉक का। और अब नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। सो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं बिल्स रिसीवेबल्स प्लस डेटर। इसमें ये दोनों चीज़ आएंगी ट्रेड रिसीवेबल्स में, बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स। अभी हम इनको वन बाय वन देखेंगे। सो फर्स्ट देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मीन्स बिजनेस की एक्टिविटीज़ और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के द्वारा जो भी हमने किसी भी
पर्सन को, किसी भी एंटरप्राइज को गुड्स और सर्विसेज सेल करी हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं, तो उनका जो पेमेंट है वो अभी हमें नहीं मिला है, आने वाले टाइम में वो पेमेंट हमें मिलेगा। इस चीज़ को हमने ट्रेड रिसीवेबल बोला है। सो ट्रेड रिसीवेबल वो हो गया जो भी हमने सेल करा है, उससे जो हमें पैसा रिसीव होगा इन फ्यूचर, वो है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। अब आते हैं डेटर्स के ऊपर। सो डेटर कौन होता है? तो डेटर वो पर्सन या एंटिटी होता है जो अमाउंट ओ करता है हमारी, और वो हमें पे करेगा फ्यूचर में, क्योंकि उसने हमसे सेल करा होगा गुड्स का क्रेडिट के अंदर, या फिर हमने उसको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराई होंगी जिसकी पेमेंट वो आने वाले टाइम में करेगा। सो डेटर वो पर्सन होता है जो कि हमें आने वाले टाइम में पैसे पे करेगा, जो कि होती है मेनली क्रेडिट सेल के लिए। A person or entity who owes amount to the enterprise against credit sell goods or services render goods sold to the person on credit is called a debtor. I hope this is very important, guys. You have to understand what debtors, creditors, these kind of terms are very important to do accounting in further. And next is bills receivable. So bills of exchange accepted by debtor means debtor जो person है वो ही हमारा bills of exchange accept कर लेता है। जो the amount which will be received on specific date means एक पेपर के लाइक बिल्स ऑफ, जैसे एक नॉर्मल ही एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। बिल्स रिसीवेबल वो होता है जैसे कि कोई पर्सन है एक्स, हमने उसको कुछ सेल करा है, ठीक है, तो जो ये पर्सन एक्स है उसने पेमेंट नहीं करी, वो फ्यूचर में पेमेंट करेगा, तो वो बन गया हमारा डेटर। सो अब इस डेटर से हमने क्या करा, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करा लिया। सो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करा लिया, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ करा लिया। सो जो वो एक स्पेसिफिक डेट के लिए होगा कि इतनी, मतलब इस डेट को वो, जैसे ले सपोज करो कि वो 20 मई को ये वाली पेमेंट कर देगा, इस तरीके का हमने एक बिल ड्रॉ करा लिया, वो हो गया हमारा बिल रिसीवेबल, क्योंकि इस बिल से हमें अभी पैसे आने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ट्रेड पेबल। सो ट्रेड पेबल क्या होता है? अमाउंट पेबल फॉर द पर्पस ऑफ परचेज, या अभी हमने ट्रेड रिसीवेबल किया, ट्रेड पेबल, या ट्रेड पेबल, तो अमाउंट पेबल फॉर द पर्पस ऑफ सर्विसेज टेकन, लाइक जो जैसे कि यहाँ पे था ट्रेड रिसीवेबल। सो ट्रेड रिसीवेबल क्या था? हमने कुछ सेल करा, किसी को सर्विस प्रोवाइड कराई। लेकिन ट्रेड पेबल क्या है? किसी ने हमें सेल कर, मतलब हमने परचेज करा है किसी से, यहाँ पे हम किसी को परचेज, कोई हमसे परचेज करा था और यहाँ पे हम किसी से परचेज कर रहे हैं, तो जो भी हमने परचेज करा है या सर्विसेज ली हैं उन लोगों से, यहाँ पे हमने सर्विसेज दी थी, यहाँ पे हम ले रहे हैं किसी से सर्विसेज, जिसने भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं, या हमने कुछ गुड्स परचेज किया है उन लोगों से, तो हमने उनको पेमेंट नहीं करी, हम उनको पेमेंट कब करेंगे? आने वाले टाइम में पेमेंट करेंगे। तो वो जो अमाउंट हमें पे करनी है वो हमारे कहलाएंगे ट्रेड पेबल्स। जो अमाउंट रिसीव होनी है वो ट्रेड रिसीवेबल्स, और जो अमाउंट पे करनी है वो पेबल्स। और ट्रेड पेबल के अंदर दो चीज़ें आती हैं हमारी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, जैसे कि पीछे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स आते हैं, ऐसे ही ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स आते हैं। सो ट्रेड क्रेडिटर देखते हैं, अ पर्सन और द एंटरप्राइज टू whom an enterprise owes amount against credit purchase of goods or services taken। मीन्स जैसे हमने कुछ परचेज करा या फिर सर्विसेज ली हैं, तो जो हमें वो अमाउंट पे करनी है, या तो वो कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई एंटिटी हो सकता है या एंटरप्राइज हो सकता है, तो जो वो अमाउंट पे करनी है वो पर्सन होगा हमारा, क्रेडिटर होंगे जिनको हम पेमेंट करेंगे, और जो हमें पेमेंट देंगे वो डेटर होंगे। सो गाइज मेक श्योर यू गाइज हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बिकॉज दीज टू टर्म्स आर वेरी कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स हु आर just studying this for the first time। एंड बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल्स थे, इनसे हमें कुछ अमाउंट रिसीव होना था, नाउ अब हमें कुछ पे करना है ना, तो जो भी हम पे करेंगे वो हमारे बिल्स पेबल हो जाएंगे, कि हम किसी को बिल ड्रॉ करके दे देते हैं वो कि इस डेट को हम पेमेंट करेंगे, तो वो हो जाता है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज expected by the person or enterprise that the amount which will be payable on the specific date।
ओके, अब नेक्स्ट है कॉस्ट। सो कॉस्ट बेसिकली क्या होती है, आई होप यू गाइज आर फेमिलियर विद दिस टर्म। कॉस्ट बेसिकली क्या होती है, आज हमने कुछ मैन्युफैक्चर करा, लेट्स सपोज करो कि हमने क्या मैन्युफैक्चर करा, लेट्स सपोज करो कि हमने, लेट्स सपोज कीजिए कि हमने एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर करी, ठीक है। सो जो ये टी शर्ट मैन्युफैक्चर करने में हमारी कॉस्ट आई ₹100। लाइक ये रुपीज़ क्या है, 100। ये है कि हमने जो रॉ मटेरियल ख़रीदा, लाइक जैसे हमारा 50 का हमारा जो है फैब्रिक पड़ गया हमको, और 20 रुपीज़ जो है उसको कारीगर ने बनाने के लिए लिए, और जो 30 रुपीज़ हैं उसमें से 10 मान लो हमारा मशीन का खर्चा आ गया, और जो 20 बच गए उसमें मान लो हमने कुछ डिज़ाइन ड्रॉ कराया। तो ये सब जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है ना, रॉ मटेरियल से लेकर उसके जो मैन्युफैक्चर करने में मशीन का यूज़ हुआ, वर्कर्स लगे, और जो भी हमारे डिज़ाइंस थे वो प्रिंट हुए, तो उन सारे पे जो भी हमारा खर्चा हुआ है उन सब का जो टोटल होगा वो हमारी कहलाएगी कॉस्ट, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। किसी भी आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब सेम ही है गुड्स यहाँ पे। सो किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी गुड्स के ऊपर जो भी हमने एक्सपेंसेस करे हैं उसको फाइनल प्रोडक्ट तक प्रिपेयर करने के लिए वो सब हमारी कॉस्ट के अंदर काउंट होंगे। अब आते हैं वाउचर के ऊपर। सो वाउचर क्या होता है, वाउचर एक एविडेंस होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन का, और बिजनेस ट्रांजेक्शन का एविडेंस होता है, बस इसका यही मीनिंग है। जैसे कि हमने कुछ सेल करा तो, या फिर कुछ हमने परचेज करा, डेबिट, इस तरीके से जो चीज़ें होती है ना, तो उन पे जो हमें रिसिट वगैरह मिलती है, तो वाउचर बेसिकली वही कहलाते हैं। सो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो कैश मीमो आएगा, इनवॉइस ऑफ बिल, रिसिप्ट हो गया, जैसे हमने कुछ बाय करा है तो हमारे पास जो रिसिप्ट आती है बिल का वो हो गया। और जैसे आजकल ब्लिंकिट का ज़माना है, तो जो ब्लिंकिट से जो रिसिट आती है ना, हमने कुछ बाय करा है वगैरह करके, तो वो बेसिकली वो हो गई। और डेबिट और क्रेडिट नोट हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये वाउचर कहलाती है। इसका एक स्पेसिफिकली चैप्टर है जिसको हम फर्दर कवर करेंगे। और डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट क्या होता है बेसिकली, आई होप यू गाइस आर फेमिलियर विद दिस टर्म as well, because these are the terms that we use in our daily life. सो डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि कोई सपोज करो कोई चीज़ थी 2000 की, ठीक है, 2000 की थी, 2K लिख देते हैं, 2000 की थी, मैंने उसको इस पे, आप मेरे से ख़रीदना है और मैंने इस पे आपको 10% की रिबेट दे, सॉरी 10% का डिस्काउंट दे दिया। 10% का डिस्काउंट देने के बाद ये आपको पड़ गई 1800 की। तो जो 200 रुपये है ना बीच के, जो ये ₹200 है इस 2000 और 1800 के बीच में, तो ये क्या है, ये अमाउंट आपकी डिस्काउंट है, मैंने आपको डिस्काउंट ऑफर करा है, या फिर शॉपकीपर ने आपको डिस्काउंट ऑफर करा है। बेसिकली ये है जो आपको रिडक्शन मिल जाता है प्राइस के अंदर, वो होता है हमारा डिस्काउंट। सो द डिस्काउंट द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स or from the amount to be paid to customer by the enterprise, it may be trade or cash discount। जो भी किसी गुड्स के, सर्विसेज के प्राइस में रिडक्शन मिलता है आपको, वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है। अब डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने अभी 2000 रुपीज़ का मुझसे कुछ प्रोडक्ट बाय करा और मैंने आपको उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, तो आपको वो चीज़ पड़ गई 1800 की। ये तो हो गया सिंपल ट्रेड डिस्काउंट, मैंने आपको सिंपली दे दिया। अब आपको करनी है पेमेंट, तो आप ये 1800 रुपये मुझे आज नहीं देना चाहते, आप कह रहे हो कि मैं ये पैसे आपको दूंगा फ्यूचर में दूंगा, लेट्स से 1 हफ्ते बाद दूंगा ये 1800 रुपये। तो मैं बोलती हूँ कि मैं आपको 5% का और फर्दर डिस्काउंट दे देती हूँ कि आप मेरे को अभी कैश में पेमेंट कर दो। तो इसका जो 5% हम लेस कर देंगे, उसके बाद आपको सिर्फ उतना अमाउंट पे करना होगा, ठीक है। लेकिन जो ये 1800 रुपये है, यहाँ तक की बात करें तो ये इसमें जो 200 रुपीज़ का गैप आया, 2000 टू 1800, इसमें जो 200 रुपीज़ है ये पार्ट है आपके ट्रेड डिस्काउंट का। लेकिन जब आपने पेमेंट कहा कि मैं बाद में करूँगा, और मैंने कहा नहीं अब आप अभी कर दो, मैं आपको 5% का फर्दर डिस्काउंट दूंगी, तो ये मैंने आपको कैश में तुरंत पेमेंट करने के लिए डिस्काउंट दिया है, तो ये डिस्काउंट हो जाएगा आपका कैश डिस्काउंट। सो ये हो गया हमारा डिस्काउंट कंप्लीट। एक बार इसकी डेफिनेशन और रीड कर देते हैं। सो या
Yeah, here it is. Trade discount, reduction in the price by the seller to the purchase of goods when they buy goods certain quantity or value, सेल आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू, मीन्स जो सेल होगी बुक्स में रिकॉर्ड वो 1800 पे होगी, ना कि 2000 पे। 2000 में से 200 रुपये हम माइनस करके शो करेंगे क्योंकि वो आपके ट्रेड डिस्काउंट का पार्ट होगा। और कैश डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट, जैसे कि यहाँ पे आप अगर आप ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे हो, मीन्स टाइमली पेमेंट कर रहे हो, तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिला, वो हो गया हमारा कैश डिस्काउंट। And it is an expense for the party allowing the discount and income for the part receiving, मीन्स ये मेरे लिए तो एक्सपेंस हो गया ना एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे ये चीज़ बेचनी थी सिर्फ 1800 की, लेकिन आप पेमेंट नहीं कर रहे थे तो मैंने आपको थोड़ा और डिस्काउंट दिया ताकि मुझे जो पेमेंट है वो टाइमली रिसीव हो जाए, तो इसलिए ये मेरे लिए एक्सपेंस होगा। लेकिन आपके लिए क्या होगा, ये एक रिवॉर्ड के जैसा होगा कि या फिर आपका बेनिफिट होगा इसमें, क्योंकि आपको तो कम पैसे पेमेंट करनी पड़ी। सो नेक्स्ट इज बेड डेट्स। सो बेड डेट्स कौन होते हैं, जैसे कि डेटर यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ पे थे डेटर्स, ये डेटर्स थे गाइस। तो डेटर्स कौन पर्सन थे, जो आपने जिनको सेल करा है वो आपको पेमेंट करेंगे, वो पर्सन आपके लिए डेटर था। अगर वो पर्सन पेमेंट करने से मना कर देता है या फिर वो पर्सन पे करने की कंडीशन में नहीं होता, तो वो क्या हो जाता है, हमारा बैड डेट हो जाता है, मीन्स बुरा डेटर, जिसने पेमेंट नहीं करनी है या नहीं की है जिसने। सो द अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस दैट रिटर्न ऑफ बिकॉज इट हैज़ बिकम इरिकवरेबल, इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस एंड दस डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो पर्सन हमें पे करने वाला था, जिसको हमने क्रेडिट में सेल करा था, उसने पे करने से मना कर दिया, तो अब हमें वो पेमेंट नहीं मिलेगी, तो वो पैसे हमारे डूब गए हैं, तो अब वो पैसे क्या हो जाएंगे, हमारे लिए एक तरीके का लॉस हो जाएगा, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में एज अ लॉस शो करेंगे बैड डेट्स के नाम से। सो बैड डेट्स वो पर्सन होंगे जिन पे हमारा डेट था लेकिन उन्होंने पे नहीं करा। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट वो होती है जो फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है किसी इंडिविजुअल की या फिर किसी एंटरप्राइजेस की फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जनरली ये 1 ईयर की होती है, और विच एग्जिबिट्स इट्स असेट्स लायबिलिटी, जो कि उसकी असेट लायबिलिटी, कैपिटल रिजर्व और बैलेंस को दिखाती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट असेट्स के और लायबिलिटीज़ के। और ये सारे जो बैलेंस होते हैं वो किस चीज़ के ऊपर होते हैं, वो उसकी बुक वैल्यू के ऊपर होते हैं। अभी देखेंगे बुक वैल्यू क्या होती है। सो बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीन्स बैलेंस शीट के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड आइटम्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो हमारी बुक वैल्यू होती है। और अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, द रिकॉर्ड और the book in which financial transactions of an entity are recorded and maintained. So books of accounts वो होता है जिसमें किसी भी एंटिटी की, बिजनेस की या किसी भी इंडिविजुअल की, प्रोपराइटर हो गया, पार्टनर्स हो गए, इनकी जो एंट्रीज का रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि असेट हो गया, लायबिलिटीज़ हो गया, क्या आ रहा है क्या जा रहा है बिजनेस के अंदर, कैश बैंक, ये सारी जो एंट्रीज का रिकॉर्ड होता है उसको बोलते हैं हम बुक्स ऑफ अकाउंट। जिस बुक में इन सभी एंट्रीज का रिकॉर्ड होगा वो होगी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी 2 ही स्लाइड बची हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ये चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारा पेन कहाँ गया, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडेड, मीन्स जैसे हमने 2000 रुपीज़ की गुड्स सेल करी सिंपली, तो ये हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जिस कॉस्ट के ऊपर हमने गुड्स को सेल कर दिया वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। और क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट होती है राइट साइड ऑफ एन अकाउंट, एक अकाउंट होता है जिसका फॉर्मेट अभी हम आगे सीखेंगे। जैसे कि ये हो गया, ये हमारा अकाउंट हो गया, अभी आपको रफ इमेज ही मिल पाएगी इसकी, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया और ये भी पर्टिकुलर हो गया, और ये हो गया अमाउंट, ये इसकी हो गई हमारी कौन सी है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो जो इस अकाउंट की लेफ्ट साइड होगी वो हमारी कहलाएगी डेबिट साइड। लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज डेबिट साइड एंड राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज क्रेडिट साइड। ये चीज़ बस इतनी ही है याद करने की। और
जो ये वर्ड है डेबिट और क्रेडिट, जो वर्ड क्रेडिट है और डेबिट है ये इटालियन लैंग्वेज से लिया गया है, और इटालियन में क्रेडिट को बोलते हैं क्रेडिटो और डेबिट को बोलते हैं डेबिटो। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट बिकॉज ऑफ यूसेज विद इफ्यूलेक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट। मीन्स जैसे कोई भी असेट है, अगर हमने उसको अपने बिजनेस में यूज़ करा है तो जो टाइम के साथ साथ उसकी जो वैल्यू है उसमें कमी आई है। जैसे कि आज हमने कोई चीज़ खरीदी, जैसे कि ये लैपटॉप है, मैं लैपटॉप पे क्लास ले रही हूँ, सपोज करो मैंने ये आज ये लैपटॉप खरीदा, ये मुझे पड़ा आज 40,000 का, लेकिन फ्यूचर में क्या ये लैपटॉप मेरा 40,000 का सेल हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आज इसकी वैल्यू है 40,000, लेकिन फ्यूचर में इसकी वैल्यू 40,000 तो नहीं रहेगी। फ्यूचर में अगर सेम यही मॉडल भी लेने जाएंगे तो इसके प्राइस कुछ ना कुछ तो इंक्रीज पाएंगे ही पाएंगे। और यही वाला अगर इसी मॉडल को मैं दोबारा सेल करूं, मतलब इसी पीस को पर्टिकुलर को अगर मैं दोबारा सेल करूंगी तो ये 40,000 का तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और यूज़ करने से क्या हो गया, इसकी वैल्यू डाउन चली गई है। मीन्स अगर कोई मेरे से पर्सन इस लैपटॉप को खरीदेगा तो वो 40,000 में बिल्कुल नहीं लेगा, कम से कम वो 10 से 20K के अंदर इसको बाय करेगा। क्योंकि इसकी जो इसको मैंने यूज़ करा, इसके पार्ट्स घिस गए होंगे, ये पुराना हो गया है, हैंग होने लगा होगा, बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं रहा होगा, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये इससे इसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गई। सो अब मेरे को ये 20,000 का लॉस पड़ गया डायरेक्टली। यहाँ पे 40,000 थे, अब सिंपली ये 20,000 का जाए तो मेरे पे ये 20,000 का बर्डन आ गया एकदम से। लेकिन इस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूँगी कि जिस दिन से मैंने ये लैपटॉप बाय करा है इस पे मैं हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगी, जिसको मैं अपनी इनकम में से माइनस करती जाऊँगी हर एक साल। तो जब साल मीन्स जब मुझे ये सेल करना होगा, लेट्स सपोज मैं 5 साल के बाद इसको सेल करूँगी, तो जब 5 साल के बाद मुझे सेल करना होगा तो मुझे डायरेक्टली 20,000 का लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 तो मुझे यहाँ से रिसीव हो जाएंगे। और 20,000 मुझे कहाँ से रिसीव हो जाएंगे? 20,000 या इसकी कुछ इक्विवेलेंट अमाउंट मुझे डेप्रिसिएशन की एक्यूमुलेटेड हो जाएगी, जिससे मुझे क्या होगा, ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। तो सेम इसी तरह से जो मशीनरी होती है, फर्नीचर होता है बिजनेस के अंदर, उसको हम डेप्रिशिएट करते चलते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में या फिर उसके यूसेज के वजह से या उसमें कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो गया तो उस वजह से उसकी वैल्यू डाउन चली जाएगी। तो जो वैल्यू डाउन जा रही है उसका बर्डन हम पे एक साथ ना पड़े, इसलिए हम पहले से ही उसको डेप्रिसिएशन के नाम से चार्जेस उसके निकालते रहते हैं, कुछ अपने इनकम में से हर साल माइनस कुछ ना कुछ अमाउंट करते रहते हैं या मंथली बेसिस पर डिडक्ट करते रहते हैं। सो वो होती है हमारी डेप्रिसिएशन, वो अमाउंट जो कहलाती है वो हमारी डेप्रिसिएशन कहलाती है। और नेक्स्ट है हमारा एंटिटी। सो एंटिटी कौन होता है? एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक यूनिट जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, बजाज ऑटोमोबाइल्स हो गया, और बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं जो कि मीन्स इकोनॉमिक को बेनिफिट पहुंचा रही हैं और कुछ इनकम जनरेट कर रही हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, वो सब क्या है? हमारी एंटिटी है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, बजाज ऑटोमोबाइल्स हो गया, ये सब। और बिजनेस एंटिटी मीन्स एन एंटरप्राइज इस्टेब्लिश इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ टू एंगेज इन ए बिजनेस एक्टिविटीज़। और एंटिटी कौन होता है? वो बिजनेस होता है जो कि उसका पर्पस ही ये होगा कि बिजनेस एक्टिविटीज़ में वो डील करेगा, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, सर्विस प्रोवाइड कराना, जैसे रिलायंस का भी जियो है और बहुत सारे इनके ब्रांड्स हैं, ये सब। और नेक्स्ट है एंट्री। सो एंट्री क्या होती है? ट्रांजैक्शन और इवेंट होता है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इज नोन एज एंट्री। सिंपल अकाउंट के अंदर अगर आपने कोई भी एंट्री पास करी है, जैसे अकाउंट है इसमें अगर आपने कोई भी एंट्री पास करी है, डेबिट की है, क्रेडिट किया, तो वो जो एंट्री और ट्रांजेक्शन आपने यहाँ पर पास करी है वही हमारी एंट्री कहलाएगी। और लास्ट स्लाइड है ये हमारी, और इसमें है द फर्स्ट पॉइंट इज इंसॉल्वेंट। सो इंसॉल्वेंट कौन पर्सन होता है? जैसे कि मान लो मैंने किसी को उधार दिया था, मैंने किसी को दिए 50,000 रुपये और उस पर्सन को कहा कि तू भाई मेरे को 50,000 रुपये 2 महीने के बाद पे कर दियो। लेकिन वो पर्सन, मान लो वो पर्सन वाई था, अब उसके पास है पैसे नहीं है ये सब पे करने के लिए, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा?
उसके पास पैसे ही नहीं है मुझे पे करने के लिए, तो वो पर्सन इस केस में इंसॉल्वेंट हो जाएगा। कि जब आप अपने डेट मीन्स अपने उधार लिए पैसे को पे करने की कंडीशन में नहीं हो तो आप क्या हो जाओगे, इंसॉल्वेंट हो जाओगे। लेकिन अगर अगर इसके पास, लेट्स सपोज करो इसके पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, कोई ऐसी एसेट भी नहीं है जिसे ये सेल करके मुझे पेमेंट कर दे, तो इसके पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए 50,000, या फिर कुछ होता भी तो लेट्स सपोज करो उसके पास है भी, तो उसने जो मुझे सिर्फ 20,000 ही दे पाया, वो 30,000 नहीं दे पाया। तो जब आप अपने डेट पे करने की कंडीशन में नहीं रहते हो तो वो कंडीशन कहलाएगी, उस केस में आप कहलाओगे इंसॉल्वेंट। अ पर्सन और एंटरप्राइज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट मीन्स अपने उधार लिए पैसे को जब आप पे करने की कंडीशन में नहीं हो तो आप कहलाओगे इंसॉल्वेंट। और प्रोपराइटर कौन होता है? प्रोपराइटर वो पर्सन होता है जो कि इन्वेस्ट करता है और सारे के सारे लॉसेस को और रिस्क को बियर करता है जो कि बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सो प्रोपराइटर वो पर्सन होता है जो कि बिजनेस में मींस इन्वेस्टमेंट लेकर आता है और सारे लॉसेस को और रिस्क को बियर करता है जो कि किसी भी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है। और रिबेट क्या होती है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा यहाँ पे हाँ डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट भी 2 टाइप के हो गए, ट्रेड और कैश डिस्काउंट। लेकिन अब आते हैं रिबेट के ऊपर। तो रिबेट क्या होती है, जैसे कि आपने कुछ गुड्स परचेज करी, ठीक है, आप उसको परचेज करके घर ले आए, आपको फिर आपने वहाँ पे देखा था अच्छे से लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, तो आप जब घर लेकर आए तो आपको पता चला कि इसके अंदर तो कुछ डिफेक्ट है, ठीक है। आप अपने घर पे आ गए, आपको पता चला यार ये तो आइटम डिफेक्टेड है, मुझे वापस जाना चाहिए शॉपकीपर के पास। तो आप दोबारा गए शॉपकीपर के पास और आपने उसको बताया कि ऐसे ऐसे इस पर्टिकुलर थिंग के अंदर ये डिफेक्ट है। तो शॉपकीपर ने क्या कहा कि मैं आपके पैसे तो पूरे वापस नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट ऑफर कर देता हूँ, मतलब कुछ और पैसे जो है कम कर दूंगा। जैसे कि आपने 1,000 का एक जीन्स खरीदा, ठीक है, 1,000 का आपने जीन्स खरीदा, तो आप घर पे ले आए और आपको घर आके पता चला कि उसमें कुछ खराबी है या फिर लाइक थोड़ी सी वो कहीं से फट रही है, लाइक स्मॉल टाइनी होल्स वगैरह इस टाइप में कुछ। तो आप गए वापस से शॉपकीपर के पास, जब आप पहले आप घर आ गए और फिर वापस गए, फिर आपने उसको बोला शॉपकीपर को, तो शॉपकीपर ने कहा ठीक है मैं आपको पैसे तो नहीं दूंगा लेकिन मैं आपको 100 रुपीज़ का और डिस्काउंट दे देता हूँ। तो जो ये 100 रुपीज़ का सेल के बाद जो डिस्काउंट दिया है ना आपको, वो ही जो डिस्काउंट है, जो ये ₹100 है, वो आपका रिबेट कहलाएगी, ठीक है। सो रिबेट क्या होती है? रिडक्शन इन द प्राइस अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड मीन्स जब कोई भी गुड्स सेल हो चुकी है उसके बाद जो आप डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो वो आपका रिबेट कहलाएगा। तो रिबेट क्या दिखाती है? तो स्टेटिंग डिफरेंटली, रिबेट इज अ ऑफर और अलाउड ऑन सेल कंप्लीटली इन द पास्ट मीन जो सेल कंप्लीटली पास्ट में हो चुकी है वो, उसके ऊपर जो आप पास्ट में हो चुकी सेल के ऊपर जो आप डिस्काउंट दे रहे हो ना, वो आपका रिबेट है। इट इज अलाउड फॉर द रीजन अदर देन विच ट्रेड डिस्काउंट विल बी अलाउड। ट्रेड डिस्काउंट क्यों अलाउड कर रहे थे? जनरली अलाउड कर रहे थे ताकि कस्टमर को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और वो बाय करे चीज़ों को कि हाँ यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन रिबेट क्या होगी? जो कि ट्रेड डिस्काउंट के जितने भी पॉइंट्स है उसके अंदर कवर नहीं होंगे, वो उसके बाद हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमारा रिबेट कहलाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चीप क्वालिटी ऑफ गुड्स हो गए और डिफेक्टिव आइटम्स हो गए, इन चीज़ों के ऊपर जो आपको सेल करने के बाद जो डिस्काउंट मिलेगा ना, वो होगा आपका रिबेट। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू गाइज। एंड द लास्ट इज सोलवेंट। जैसे इंसॉल्वेंट होता है, कोई पर्सन अपने डेट पे करने की कंडीशन में नहीं होता है तो वो इंसॉल्वेंट कहलाता है, या फिर दिवालिया भी बोलते हैं इसको हिंदी में। और सोलवेंट वो पर्सन होता है जो अपने डेट को, वो पर्सन या एंटरप्राइज होता है जो अपने डेट को पे करने की पोजीशन में होता है। इंसॉल्वेंट और सोलवेंट कंप्लीटली अपोजिट है एक दूसरे के, और एंटोनिम और सिनोनिम भी बोल सकते हैं इनको हम काइंड ऑफ। तो सोलवेंट वो पर्सन है जो अपने डेट को पे करने की कंडीशन में होता है। एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अगर आप लोगों ने इसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।